बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में बेटे हमने करना है हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ क्या चीज है? हुक्स लॉ जो है ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, कि एक स्पेसिफिक बॉन्ड के लिए या मॉलिक्यूल के लिए जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो क्या हो सकती है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ। Hooke's law gives us relationship between vibration frequency mu and masses of two atoms. जिन एटम्स के दरमियान वो बॉन्ड बना हुआ है उन दोनों की masses, the velocity of light and force constant of the bond K. K would be measured in dynes per centimeter. न्यू किसके बराबर होता है? न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई c अंडर रूट k over mu, where mu is reduced mass. अब बेटे इस इक्वेशन में हमें पता है 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितनी वाइब्रेशंस आएंगी। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। के इज फोर्थ कांस्टेंट मेजर्ड इन डाइन्स पर सेंटीमीटर। म्यू जो है इट इज रिड्यूस मास m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई भी दो एटम्स उनके जिनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है उनकी मासेस, जैसे अगर हमने कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मेजर करना है तो यहाँ पे m की जगह m1 और m2 दोनों की जगह कार्बन आएगा, ठीक है। और ये मैसेज हमने ग्राम्स में लेनी है। So nu is equal to 1/2 pi c under root k m1 m2 divided by m1 plus m2। अब चूंकि 1/2 pi c कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 4.12 आ जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 4.12। अच्छा, अब k जो है इसकी वैल्यू भी फिक्स है। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए k की वैल्यू है k इंटू 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए वैल्यू बढ़ जाती है, k इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 टाइम्स हो जाती है, 15 इंटू 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ k जो है ये किस तरह वेरी करती है, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के लिए ये किस तरह बदलती है, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैव लार्जर k वैल्यूज एंड हायर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपने देखा है कि k जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है फ्रीक्वेंसी के। सो फॉर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन k की वैल्यू ज्यादा होती है और जो इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो है 2150 पर सेंटीमीटर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1650 पर सेंटीमीटर, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1200 पर सेंटीमीटर। यानी अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा k की वैल्यू ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। नंबर 2, वैल्यू ऑफ k decreases as the mass of bonded atom to carbon increases, that is k is inversely proportional to mass। अगर mass ज्यादा होगा तो k की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और ऑफ कोर्स k जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी भी उतनी कम होगी। जैसे आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एटम है, कार्बन इन सब में कॉमन है, साथ जो हाइड्रोजन की जगह पे एटम आएगा वो बदलता जाएगा तो वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है 3000%। जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड है तो 1200%। जब और हैवियर हो गया कार्बन से ऑक्सीजन आ गया, कार्बन ऑक्सीजन 1100%। जब ऑक्सीजन से भी हैवियर एटम आ गया क्लोरीन तो 750। जब क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया 600 एंड फॉर आयोडीन 500%। It means value of K decreases as the mass of bonded atom to carbon increases. Third point, value of K is high for stretching
एंड लो फॉर बेंडिंग वाइब्रेशन एंड सो एज फ्रीक्वेंसीज। हमें पता है कि जो स्ट्रेचिंग है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है, और जो बेंडिंग है उसके लिए कम एनर्जी चाहिए, तो वो लो एनर्जी वाली वाइब्रेशन जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, उस पर भी बेंडिंग हो जाती है। तो सी एच बॉन्ड सेम है, लेकिन उसकी स्ट्रेचिंग के लिए जो पीक आएगी वो 3000 पर सेंटीमीटर पे आएगी, और जो बेंडिंग है उसकी 1340। Fourth point is hybridization effect, force constant K, that is SP। अब hybridization जो तीन मोड है SP, SP2, SP3, तो अगर SP hybridization है, इसकी स्ट्रेचिंग आएगी 3300 का। कार्बन जब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ CH हाइड्रोजन अटैच है तो 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब सिंगली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो 2900%। So hybridization also affect the force constant value K. Fifth point is resonance also affects the strength and length of bond. Hence its force constant K. जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बदलेगी, उसकी लेंथ बदलेगी, तो उसका असर फोर्स कांस्टेंट पे पड़ेगा, और फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल कीटोन है C डबल बॉन्ड O, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 1715 पर सेंटीमीटर होगी, और अगर ये कॉन्जुगेटेड है C डबल बॉन्ड O विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा, 1750 से कम होके ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 1680 पे चली जाएगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज रेजोनेंस लेंथन्स द CO बॉन्ड। हमें पता है कि जब रेजोनेंस होती है तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, कभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है और कभी डबल। ठीक है, तो सिंगल और डबल इन बिटवीन आ गया ना, यानी डबल बॉन्ड से स्ट्रेंथ लेंथ जो है बॉन्ड की बढ़ जाती है। रेजोनेंस जो है बॉन्ड लेंथ चेंज कर देती है ना, स्ट्रेंथ भी चेंज कर देती है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी जिस पे उसने एब्जॉर्ब करना है वो कम हो जाएगी, 1715 से कम होके 1680 पे आ जाएगी। तो रेजोनेंस जो है ये भी लेंथ और स्ट्रेंथ बॉन्ड की चेंज करती है, वैल्यू ऑफ के चेंज करती है और फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। इस बार बेटा एग्जांपल से समझाया हुआ है कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ बॉन्ड्स के लिए। पहला कैलकुलेट किया हुआ है फॉर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, U is equal to 1/2 pi C K over M1 M2 divided by M1 plus M2। अब हमें पता है फोर्स कांस्टेंट K जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए है 10 × 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर। U is equal to 4.12 √10 × 10⁵, ये तो K की वैल्यू हो गई। नीचे हम M1 की लिखेंगे, कार्बन की है 12 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा भी कार्बन एटम है 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 हो जाएगा कितना 24, और 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 144। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड वैल्यू है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए एक्सपेक्टेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की, ये 1682 पर सेंटीमीटर आ जाए, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उसके करीब ही है 1650 पर सेंटीमीटर। अब CH बॉन्ड के लिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। CH सिंगल बॉन्ड के लिए न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई C, K की वैल्यू हम रखेंगे 5 × 10⁵, 1/2 पाई C 4.12 हो जाएगा। M1 की जगह आएगा 12, M2 हाइड्रोजन की जो मास होता है ये होता है 1, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 12 प्लस 1। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 13 ये आ जाएगा 0.923। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3032 पर सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके बाद आ गया कार्बन और साथ ड्यूट्रियम, ये जो हैवी आइसोटोप है हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम, हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रियम ले लें। तो बेटा इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है 2228 पर सेंटीमीटर, जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है कार्बन ड्यूट्रियम बॉन्ड के लिए 2228 पर सेंटीमीटर। ये बेटा तीन एक्सपेरिमेंट आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का तो यहाँ पे दिया हुआ है,
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए खुद करके देखिएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए भी खुद ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसे आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर। इसके बाद है कि हम जो प्रेपरेशन है सैंपल की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो कैसे करते हैं। अब बेटा हमारी बुक में जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है आईआर का वो नहीं दिया हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कोई एक आध वीडियो देख लीजिए, अगर आप नहीं तो मैं आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगी। लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की शेप और एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की शेप ये आपको किसी वीडियो में देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई एक ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है। मैं वैसे एक आध पिक्चर सेंड करूंगी, लेकिन वो मुश्किल है। पेपर में आमतौर पे उससे रेलेवेंट क्वेश्चन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी उसकी वर्किंग समझ आनी चाहिए। आपने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा हुआ है, तकरीबन वैसा ही होता है ये। ठीक है, जैसे उसमें सेल होता है इसमें भी वैसा ही सेल होता है, जिसमें जिसमें के सैंपल को रखा जाता है। तो अब हमने इसमें ये देखना है कि हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो हमारा सैंपल है कंपाउंड का उसको कैसे प्रिपेयर करना है। Cells, that is sample holder used in spectroscopy must be ionic substances. For example, sodium chloride and potassium bromide, because glass and plastics absorb strongly in IR region. ग्लास और प्लास्टिक जो है वो खुद एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, इसलिए हम ग्लास और प्लास्टिक के सेल तो यूज नहीं कर सकते। इसकी बजाय हम आयनिक सब्सटेंसेस जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड से बने हुए सेल जो है वो यूज करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ये एक्सपेंसिव होता है एंड हैव रेंज 4000 टू 400 पर सेंटीमीटर। सोडियम क्लोराइड जो है ये चीपर होता है और इसकी रेंज जो है 4000 से 650 पर सेंटीमीटर होती है। इस रेंज में ये वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। अच्छा जी, अब लिक्विड सैंपल हमने कैसे प्रिपेयर करना है। A drop of liquid organic compound is placed between pair of polished sodium chloride or potassium bromide plates, that is salt plates. When plates are squeezed gently, a thin liquid film form between them. हम बेटे क्या करते हैं, हल्का सा ड्रॉप लगाते हैं इन सॉल्ट प्लेट्स के दरमियान, उसको दबाते हैं तो एक बहुत बारीक सी लेयर, एक बहुत बारीक सी तय आ जाती है, जिसको फिर हम स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रम प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इज कॉल्ड नीट स्पेक्ट्रम। जब हमने कोई सॉल्वेंट यूज ना किया हो, डायरेक्ट लिक्विड को हमने सॉल्ट प्लेट्स के दरमियान में रख के स्पेक्ट्रम लिया हो, तो उसको हम नीट स्पेक्ट्रम कहते हैं, बिकॉज नो सॉल्वेंट इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। Salt plates can break easily and are water soluble, so organic compound must be free of water. क्योंकि जो सॉल्ट प्लेट होती हैं ये आसानी से टूट भी सकती हैं और वाटर सॉल्युबल भी होती हैं, इसलिए मेक श्योर कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल है वो बिल्कुल वाटर फ्री है। ठीक है, तो लिक्विड सैंपल को हम इस तरह स्टडी करते हैं कि सॉल्ट प्लेट के दरमियान उसका ड्रॉप लगा के बहुत बारीक सी फिल्म बना लेते हैं, इसको हम नीट स्पेक्ट्रम कहते हैं विदाउट सॉलिड। सॉलिड्स के लिए तीन मेथड है, 3 methods available for sample preparation of solids। पहला मेथड है, in this method finely ground organic sample mixed with powdered potassium bromide and this mixture is pressed under very high pressure। क्या करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ मिला के बहुत बारीक पीस लेते हैं और इसको बहुत हाई प्रेशर पे प्रेस करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल को बहुत हाई प्रेशर में प्रेस करते हैं, इससे हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड की छोटी छोटी गोलियां पैलेट्स बन जाती हैं। These pellets can be inserted in spectrometer। As such ये pellets जो है इस स्पेक्ट्रोमीटर में लगा के इनका स्पेक्ट्रम जो है वो ले लिया जाता है। पहला तरीका तो पैलेट्स बनाना। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि पोटेशियम ब्रोमाइड है ये एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर और इंटरफेयर कर सकता है स्पेक्ट्रम। सेकंड मेथड में हम न्यूट्रल मल प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रल एक बेटे ऑयल है, मिनरल ऑयल है, हम अपना जो कंपाउंड है इस ऑयल में मिला के ग्राइंड करते हैं, इससे एक बहुत फाइन सस्पेंशन, सस्पेंशन तो समझते हैं ना, जब पार्टिकल्स
हाँ जी, सेकंड मेथड है न्यूजुअल मल प्रिपरेशन का। इसमें हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस ऑयल के साथ, न्यूजुअल मिनरल ऑयल के साथ मिला के तो ग्राइंड करते हैं, इसे एक बहुत फाइन सस्पेंशन बन जाता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये डिस्पर्स्ड होता है मिनरल ऑयल के अंदर। इस सस्पेंशन को हम सॉल्ट प्लेट्स के दरमियान में रख के स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं हम न्यूजुअल मल मेथड। अब इसका नुकसान क्या है कि न्यूजुअल बैंड जो है, ये जो और मिनरल ऑयल न्यूजुअल है, ये खुद 29, 24 या 1462 पे अपना इसका बैंड आता है, इसलिए कभी कभी वो ओवरलैप कर जाता है कंपाउंड के साथ। अच्छा जी, तीसरा मेथड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज करके अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको स्टडी करते हैं। अब इसका भी नुकसान यही है कि इट gives absorbance itself and obscure bands, especially at 785 पर सेंटीमीटर, जो कि कार्बन क्लोरीन स्ट्रेच की वजह से होता है, ठीक है, ये खुद जो है इस रीजन में एब्जॉर्ब करता है। ये तीन तो थे सॉलिड प्रिपरेशन के। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो है कि बैंड्स का स्पेसिफिक वैल्यूज वो इंशाल्लाह हम अगली दफा करेंगे।